नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पूछता है इंडिया में आज का जो मुद्दा है वो है असम से आए एक वीडियो को लेकर जो शुरू हुआ विवाद है उस पर सियासत गर्म हो चुकी है। असम बीजेपी ने जैसे ही एक वीडियो शेयर किया, वीडियो में दरअसल राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मुस्लिम धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया है। बताने की कोशिश की गई है कि मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या असम के डेमोग्राफी को एक तरह से बदल रही है, वो पूरी तरह से चेंज हो रही है। आप जो मेरी साथ में दूसरी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये उसी वीडियो का एक हिस्सा है। दरअसल बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया है जो कि एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये पूरा वीडियो है और इसमें साफ तौर से नजर आता है राहुल गांधी और मुद्दा मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी और डेमोग्राफी चेंज का खतरा। वीडियो में बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि अगर वक्त रहते नहीं संभले तो असम की पहचान, असम की संस्कृति और असम का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और साथ ही असम बीजेपी ने वीडियो में असम वासियों से भी अपील की है कि वोट आप जब भी करें तो सोच समझकर वोट करें, सोच समझकर वोट दें, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये असम की अस्मिता का सवाल है। अब इस पर सियासत बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है। सबसे पहले मैदान में आए हैं असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के चीफ, और उसके बाद में बीजेपी पर वो सीधे सीधे निशाना साधते हुए नजर आए। घृणित राजनीति का आरोप असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगाया गया। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बीजेपी असम ने एक घृणित एआई वीडियो पोस्ट किया है जिसमें साफ ये दिखाया गया है कि अगर बीजेपी ना होती तो असम में मुस्लिम बहुलता होती। वो सिर्फ वोट लेने के लिए डर फैलाते हैं और ये हिंदुत्व विचारधारा का असली रूप भी है। असदुद्दीन ओवैसी आगे लिखते हैं कि उनके लिए भारत में मुस्लिमों का होना ही एक समस्या है। उनका सपना मुस्लिम मुक्त भारत है और उनके पास इसके अलावा भारत के लिए कोई और दृष्टिकोण नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे निशाना साधा है बीजेपी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए। लेकिन अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाती हूँ। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ये साफ समझ में आता है, साफ स्थिति को दर्शाता है कि हर जनगणना में किस तरह से अल्पसंख्यकों की तादाद में इजाफा हुआ। जैसे साल 1951 में जो अल्पसंख्यकों की दर थी, मुस्लिम आबादी की दर 22.6% थी, वो साल 1971 में आते आते 24.6% हो गई। साल 2001 में 31% थी और उसके बाद में साल 2011 में 34.9% थी। 2011 में आखिरी जनगणना हुई, उसका यह आंकड़ा है 34.2%। अभी तक जनगणना नहीं हुई है। अब जब आने वाले वक्त में जनगणना होगी तो जिस तरह से ग्राफ बढ़ा है उसमें यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन 1951 में 22% से लेकर 2011 में 34.2% अपने आप में स्थिति को दर्शाता है। 2011 की जनगणना ये कहती है कि असम के कई जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 30% या 40% और यहां तक कि 50% तक से भी है या फिर इससे भी ज्यादा हो चुका है। घुबरी हो, बरपेटा हो, मोरीगांव, नगांव, इन तमाम जिलों में सांख्यिकीय बदलाव साफ तौर से दिखाई देता है और असम की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदलती हुई नजर आती है। अब अगर मैं कुल आबादी की बात करूं तो असम की अगर आप स्थिति को देखें तो 3.12 करोड़ कुल आबादी यहाँ की है और यहाँ पर अगर मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो 34% मुस्लिम आबादी है। और इसमें भी अगर आप आगे का आंकड़ा समझेंगे तो जो असमिया मुस्लिम हैं यानी कि असम में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनकी आबादी मात्र 3% है, लेकिन बंगाली भाषी मुसलमानों की जो यहाँ पर जनसंख्या है वो 31% है। यानी बाहर के यहाँ पर आए हुए जो मुस्लिम आबादी है वो। और साल 2041 में एक रिपोर्ट ये भी कहती है अंदाजन कि 41 होते होते यहाँ पर मुस्लिम आबादी 50% तक की हो जाएगी। और बीजेपी को ये लगता है कि घुसपैठिए की वजह से असम की तस्वीर बदल रही है। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि घुसपैठिए इस इलाके में ज्यादा है, जैसे बरपेटा हो, नागांव हो, दक्षिण सालमारा हो, मनकाचर हो, घुबरी इलाका हो, मोरीगांव इलाका हो या फिर ग्वालपाड़ा। 2011 की जनगणना के आंकड़े ये भी बताते हैं कि कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत
30% से ऊपर जा चुका है और यही आंकड़े हैं जो अब एआई वीडियोस में वायरल होते हैं। वहीं बीजेपी असम के वोटर्स को सतर्क कर रही है या फिर डराकर अपने वोट बैंक को एक तरह से पक्का करने की कोशिश कर रही है। क्या एआई वीडियो में दिखाया गया डेमोग्राफिक चेंज एक वास्तविक चिंता है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक यानी पॉलिटिकल ड्रामा है? क्या राहुल गांधी को दिखाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है या फिर सिर्फ चेहरा बदलकर मुद्दा वही पुराना पेश किया जा रहा है? क्योंकि राजनीति अब एआई से लड़ी जा रही है। आप समझिए, अगर सियासत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चालाक हो गई तो मतदाता को भी रियल इंटेलिजेंस बनना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए पूछता है इंडिया में आज का ये बहस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पूछता है इंडिया में अब जो तमाम बड़े सवाल हैं जान लीजिए। बीजेपी का ये एआई वीडियो असम की हकीकत का आईना है क्या? देश में बदलती डेमोग्राफी सनातन के लिए बड़ा खतरा है क्या? सवाल ये भी कि अब सियासत का असली एजेंडा एआई के जरिए क्या तय किया जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में तमाम खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव इस दौरान जुड़ रखे हैं। विश्व हिंदू परिषद से डॉक्टर प्रवेश चौधरी इस दौरान मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ मुस्लिम महासभा से प्रवक्ता हाजी नाजिम खान जी भी मेरे साथ में इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और भी तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ में कनेक्ट होंगे उनसे भी हम मिलवाएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत भूपेंद्र यादव जी आप ही से मैं करना चाह रही हूँ, क्योंकि लगातार जैसे ही असम बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर ये जैसे वीडियो पोस्ट किया गया तो उसके बाद में चौतरफा घिरती नजर आती है बीजेपी और विपक्ष निशाना साध रहा है और इसे नफरत की राजनीति और एक पॉलिटिकल ड्रामा करार दे रहा है। ऐसा है नैना जी, मैं बता दूं कि पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं है, फैक्ट्स है। लेकिन अब फैक्ट्स से कितने दिन लोगों को आप अंधकार में रखेंगे? जो आपका डीप स्टेट की ओर हमारा जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और डीप स्टेट की ओर जो है जा रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता के लिए बहुत बड़ी खतरा की घंटी है ये। और इस तरह से बढ़ना ये खास करके भारत असम के लिए ही नहीं पूरे देश पर इसका बुरा असर पड़ेगा और इसका आने वाला भविष्य में इसका अंजाम बहुत भयावह होने की स्थिति में है। इसीलिए हमारे जो भी हैं, हमारे सनातनी भाई हों या कोई भी, हमारे देश यह जो है ना भारत एक बार तो बढ़ चुका है। जिन्ना जी ने स्पष्ट कहा था आजादी से पहले कि बटके रहेगा हिंदुस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान। तो 24 करोड़ की आबादी उस समय थी तो चले गए थे कहां? पाकिस्तान में। तो ये पुनः स्थिति न आए, हम देश की जनता को हम लोगों सतर्क कर रहे हैं कि भाई ये जो डीप स्टेट बनाने की जो हमारे विपक्षी के लोग और उनके साथ जो साजिश करता है, तो ये लोग तो चाहेंगे ही कि हम बना करके राज भोगें, जैसे ही 55 सालों से देश पर राज भोग रहे थे। तो इस तरह की स्थिति न बनने पाए, हमारी पार्टी कभी नहीं सोचेगी कि किसी प्रकार की जो है ना हमारी 130 करोड़ सनातनियों के साथ अन्याय हो, और हम लोग सदैव इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। नहीं, लेकिन भूपेंद्र जी एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पहला मौका नहीं है जब असम में इस तरह से विवाद देखने को मिला हो। इसके पहले भी कई बार ऐसे तमाम एक्शंस हैं जो लगातार ये दर्शाते रखे हैं कि यहाँ की बढ़ती डेमोग्राफी को लेकर यहाँ की सरकारें चिंतित हैं। लेकिन वोट को ध्यान में रखते हुए, चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम जो बातें इस दौरान कही गई उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ये तो डराने वाली सियासत है। नहीं, कोई चुनाव से हम लोग का कोई संबंध नहीं है। इस तरह का हम लोग कार्य नहीं करते। हम लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा में विश्वास नहीं करते हैं मेरे भाई। जो फैक्ट है फैक्ट रहेगा। अब रही बात ये डेमोग्राफी चेंज करने की, कुछ लोग को साजिश है। नैना जी मैं बता दूं कि हमारे ही देश के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे यहाँ से इनका जो है ना वोट अधिकार यात्रा खत्म हुआ बिहार से, वो कहाँ चले गए? मलेशिया। कौन है वहाँ? देश का एक बहुत बड़ा भगोड़ा मलेशिया में बैठा हुआ है जाकिर नाइक, जो देश को उन्माद को फैलाने में जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना शीर्ष ये है। तो वैसे लोगों से हमारे देश के आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन जा करके मिलते हैं जो उग्रवाद से संबंध रखता हो। तो वैसे लोग तो चाहेंगे ही कि देश के अंदर में जो है ना उथल पुथल होता रहे, ताकि हमारा जो है ना किसी तरह
मतलब हमारा बिजनेस चलता रहे। ठीक है। तो वैसे वैसे हाजी लोग हैं नाजिम इस खान देश जी, के अंदर हाजी में। नाजिम खान जी, अब अब रही देखिए बात, असम में जिस तरह से मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई 1951 में, मैंने आंकड़ा भी बताया, 1951 में जो प्रतिशत 24% से कम था, 22% था, वो आज के वक्त में लगभग 35% हो चुका है। ये असमान वृद्धि है और इसी को लेकर असम बीजेपी चिंतित है। लगातार बदलती यहाँ की डेमोग्राफी चिंता का विषय है। तो अगर वो स्थिति पर चिंता दर्शाते हैं तो फिर उसमें क्या आपत्ति है? हाँ नैना जी, देखिए सबसे पहले तो देखिए आज मुल्क के वज़ीर आज़म का योम पैदाइश है, तो देखिए मुल्क के वज़ीर आज़म को मैं योम पैदाइश की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुल्क के वज़ीर आज़म माननीय नरेंद्र मोदी जी की उम्र और सेहत में बरकत करे। और रही बात यहाँ इसके आगे की बात, तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने शेर के माध्यम से कि वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे हैं, जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे हैं। तो नैना जी यही है कि हमारी पगड़ियों को उछालने की बातें जो मैंने कही वो यही तो कही कि एआई के द्वारा किस तरीके से हम लोगों को टारगेट किया गया, किस तरीके से यहाँ पर मुसलमानों की स्थिति को बयान किया गया। ये देश के अंदर आके ये प्रोपगंडा जिस तरीके से फैलाया जा रहा, कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों को हिट करने की कोशिश करी गई है, देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश करी गई है। भाई देश के अंदर जब हिंदू मुसलमान सब एक हैं तो यहां पर किस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। हाँ तो कोशिश करी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं नैना जी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। उससे पहले भी कुछ समय पहले की बात है, यहां पर झारखंड में भी इसी तरीके से एक वीडियो भी शेयर करी गई थी, वहां पर भी मुसलमानों को हिट करने की कोशिश करी गई। भाई ये भारत का मुसलमान है, भाई आप लोगों को क्यों आपत्ति हो जाती है? आप कहते हैं कि देखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी, 1951 का आपने हवाला दिया। अब भाई हाजी नाजिम खान आपसे पूछता है कि 1951 में आपने मुस्लिम आबादियों का आंकड़ा दिया, भाई हिंदू आबादी कितनी बड़ी है उसका भी तो आंकड़ा आप लोगों के पास होगा। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करना है, जबकि देश के अंदर मुसलमानों ने अपना अहम किरदार निभाया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अपने उलेमाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, हमारे अपने बुजुर्गों ने। अभी क्या कहा था कि इन्होंने कि देश का बंटवारा हो गया था, भाई 1937 मुझे याद आ जाता है, जहां पर हिंदू राष्ट्र की मांग हुई थी। वहां पर कभी भी धर्म के आधार पर यह नहीं कहा कि पाकिस्तान चाहिए या भारत के टुकड़े हों, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1937 में भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग करी गई थी। उसमें तो आप लोग बोलते नहीं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर किस तरीके से नफरत फैलाना, मुसलमानों को हिट करना, यही आप एक प्रोपेगेंडा देश के अंदर फैला रहे हैं। जी ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं उसका बहुत बड़ा रीजन है असम में। वही बात है कि असम में भी लगातार बदलती डेमोग्राफी, असम के जो असल मुसलमान हैं उनका तो यहाँ पर अगर आंकड़ा देखा जाए वो तो मात्र 3% है, लेकिन जिस तरह से स्थिति हम देखते रहे हैं 31% तो बाहर से आए हुए तमाम मुसलमान हैं और लगातार घुसपैठी, लगातार यही बदलता आंकड़ा तो चिंता बढ़ाता है। हाँ नैना जी देखिए अल्लाह का शुक्र है, हमें अपने भारत की सेना पे बड़ा फक्र है और जितना फक्र हम लोगों को शायद इतना फक्र और किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से अभी कहा कि घुसपैठिया है, भाई भारत की सेना तो बहुत स्ट्रांग है, कोई भी घुसपैठिया नहीं आ सकता। क्योंकि अभी आपने देखोगा जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक माहौल बना था जहां हमारे हिंदू भाई बॉर्डर पर आ गए थे, तो मेरी भारत की सेना ने उनको अंदर तो लिया नहीं, क्योंकि जब वो अंदर नहीं आ सकते तो फिर घुसपैठिया कैसे आ सकते हैं। यही तो देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। नाजिम खान जी कह रहे हैं देश के अंदर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असम का जो आंकड़ा है, असमिया मुसलमान सिर्फ 3% है मौजूदा स्थिति में और बंगाली भाषी मुसलमान 31% उनका आंकड़ा है। बार बार बीजेपी का इसी ओर इशारा होता है कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन हाजी नाजिम खान जी कह रहे हैं आखिर कैसे हो सकता है ऐसा? ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। नैना जी इनके लिए तो विक्टिम कार्ड खेलने का एक परंपरा बनी हुई है कि मुसलमानों के साथ इस देश में अत्याचार हो रहा है। 313 जिले हैं देश के, जिन जिलों के अंदर जो औसतन संख्या बढ़ने की जो प्रतिशत होता है जी, उसमें मुसलमान बहुत आगे है और हिंदू पिछड़ गया है। 313 जिले, आसाम के 12 जिलों के अंदर मुसलमान जो है वो बढ़ गया है, उसकी आबादी ज्यादा हो गई है और हिंदुओं की आबादी उसके प्रतिशत में कम है। यह वास्तविकता है इस देश की। और इन परिस्थितियों के अंदर यदि हिंदू समाज की बात अगर करी जाए तो उसमें गलत क्या है? हिंदू समाज को लगता है ना, क्योंकि आजादी की लड़ाई के अंदर तो हिंदू समाज लड़ा,
साथ में कुछ मुसलमान भी थे, क्योंकि हम मुसलमानों को अपने से भिन्न नहीं मानते, पर एक बड़ा कुछ धड़ा था मुसलमान जो का क्या मतलब है? कट्टर मुसलमान था। नहीं परवेज जी, कुछ मुसलमान का क्या मतलब है? भाई भारत के हर मुसलमान ने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना अहम योगदान दिया। यही तो नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं कि कुछ मुसलमान। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा मुस्लिम समाज था जो कि रिलीजन के आधार पर अपने को भिन्न एक राष्ट्र मांग रहा था। ये समस्या झेली है ना जी हमने। इस हिंदू समाज ने जिसने सबसे ज्यादा बलिदान दिया अंग्रेजों के विरुद्ध, उसको अपना ही एक हिस्सा काट कर देना पड़ा। जो जहां पर अभी मैं किताब पढ़ रहा था बाली जी की, यार बाली की, वो कहते हैं लाहौर जैसा इलाका जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा थी, यानी बहुसंख्यक आबादी मुसलमान थी, लगभग 80% व्यापार में हिस्सेदारी थी, उद्योग, काम धंधे, स्कूल, कॉलेज सब हिंदुओं के थे। वो छोड़ करके हिंदुओं को भारत में आना पड़ा, पाकिस्तान बनना पड़ा। क्या भारत ने झेला नहीं है इसको? और इसलिए इस समय डेमोग्राफी चेंज के ऊपर मुद्दे को उठाने की आवश्यकता है, हिंदू को संवेदनशील करने की आवश्यकता है, और मैं कहता हूं करना भी चाहिए। क्योंकि जहां जहां पर हिंदू घटा है वो हिस्सा देश से कटा है। जहां जहां हिंदू लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू घटा है या फिर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। हिंदू घटा है या फिर मुस्लिम आबादी बढ़ी है, ये दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं समझना भी। खासतौर से पलायन का मुद्दा रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा रहा है, घुसपैठ का मुद्दा रहा है, वो क्या बड़ी वजह है ये भी समझना जरूरी। कांग्रेस नेता फिरोज खान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फिरोज खान जी, आपका भी बहुत स्वागत है और आप ही से मैं अगला सवाल करने जा रही हूँ। असम में जिस तरह से लगातार बदलती डेमोग्राफी एक चिंता का विषय है, असम के मुख्यमंत्री लगातार इस पर समय समय पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। अब एक वीडियो जो शेयर किया गया उस पर एक अलग चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया उस वीडियो के माध्यम से, बदलती डेमोग्राफी की वजह से। सर प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। फिरोज जी, अभी भी आपका ऑडियो अनम्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवाती हूं। लेकिन भूपेंद्र यादव जी, लेकिन क्या बदलती डेमोग्राफी का मुख्य जिम्मेदार कांग्रेस को बनाया जा रहा है क्या? क्योंकि उस वीडियो में राहुल गांधी को अगर शो किया जाता है, उस वीडियो के माध्यम से सीधे सीधे क्या कांग्रेस पर निशाना साध रही बीजेपी? एकदम यही फैक्ट है नैना जी। मैं आपको बता दूं कि हमारे श्रद्धेय पूर्व जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जानते हैं क्या नारा दिया था इस देश के अंदर में कि हम दो और हमारे दो। लेकिन हम लोगों को कहां ले गए ये हम दो और हमारे दो को करके जो है ना, ये मुसलमान की आबादी जिस रेशियो से बढ़ा, और ये लोग हम लोग को कम करके जो है ना बहुत तरह का प्रताड़ना भी, यहाँ तक कि जबरन नसबंदी भी किया जाता था। आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, इस बात की जानकारी मुझे है, पूरे देश जानती है। अब रही बात, लेकिन मैं इस बात के लिए कह रहा हूं, जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं इस देश के ऊपर, प्रधानमंत्री बनकर के 130 करोड़ सनातनियों ने चुन करके जब इनको बनाया, तो अब हम लोग का नारा होना चाहिए कि हम दो हमारे चार। क्योंकि हमारे पूर्वज जब चार होते थे तो मजबूत होते थे। ऐसे देश के डेमोग्राफी जिस स्थिति में जो है ना ये लोग चेंज कर रहे हैं, कांग्रेस का जो 65 साल इस देश पर शासन रहा, 55 साल केंद्र के अंदर में नैना जी, और यहाँ जो है ना वेस्ट बंगाल से लेकर के असम तक और नागालैंड तक ये लोग इस रेशियो में जो है ना ये लोग सेना के यादव जी, अभी मैं जैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ही देख रही थी बीजेपी असम की तरफ से, वो एक नहीं ऐसे तमाम नंबर ऑफ सीरीज पोस्ट जो हैं वो खासतौर से मुस्लिम आबादी को टारगेट करते हुए पोस्ट किए गए हैं। तो क्या ऐसा ये माना जाए अभी आने वाले वक्त में भी, क्या चुनाव के दौरान भी यही स्थिति रहेगी? मैं आ रही हूँ प्रवेश जी आपकी भी तरफ, क्योंकि मैं अभी लगातार वही ओपन करके बैठी हुई हूँ अपना सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पर, यही आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या यही आने वाले वक्त में भी एजेंडा रहेगा?
नहीं नहीं नैना जी, एजेंडा तो ये तो देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय तो है ही, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है नैना जी। लेकिन एक जीता जागता मैं प्रमाण बता दे रहा हूं, हमारे बिहार के अंदर में खास करके 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, अभी जाइए वहां एक गुरुआ विधानसभा है नैना जी, उस गुरुआ विधानसभा में गुडरू एक गांव है, उस गुडरू गांव में आधे जदू वंश के लोग रहते हैं और आधे मुसलमान, अधिक से आधे मुसलमान लोग रहते हैं। और जब जदू वंश का एक बेटा का ब्याह होता है और उसमें मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए वो जाते हैं, तो उन लोगों को डीजे नहीं बजाने के लिए जबरन बाई फोर्स करके उन लोगों को इतनी मार मारी जाती है कि वहां पर एक जदू वंश की हत्या हो जाती है। और ये लोग हत्या करके एक जो है ना शमशेर आलम, अयूब आलम, और ये क्या मैं बताऊं, ये सलमान जो है वहां का एक नेता है जो बोला, राजद का नेता, कि तुम लोग ये सब हिंदू को खत्म कर दो, जितना मरना है मारो, हम जो होगा पैसा से धन से सब देख लेंगे। तो ये लोग डेमोग्राफी चेंज का नतीजा है नैना जी। ठीक है, यानी मैं दरअसल ये सवाल इसीलिए पूछ रही थी कि असम में आने वाले वक्त में, यानी अगले साल अप्रैल के वक्त लगभग का वो संभावित वक्त होगा जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उसके पहले ही अभी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और उसमें बाकायदा ये कहा गया कि भाई वोट देते समय ध्यान रखना है आपको, जिस तरह से असम की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मेरे साथ में फिरोज खान जी भी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है जी जी मेरी बात को 2 सेकंड में पूरा कर लेंगे जी। फिरोज खान जी, जो असम बीजेपी की तरफ से वीडियो पोस्ट किया गया उसमें राहुल गांधी को भी मेंशन किया गया है, राहुल गांधी दिखाए गए हैं, कांग्रेस के जो और सीनियर लीडर्स हैं उनका भी एक तरह से जिक्र किया गया है। सीधे सीधे टारगेट ये किया जा रहा है कि भाई असम में डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसके मुख्य कर्ता धर्ता जो है वो कांग्रेस है। सबसे पहले सभी को प्रणाम सलाम। पत्रकार जी, हेमंता विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, वो उनका मानसिक संतुलन खो बैठा है। वो झारखंड में भी जा करके हिंदू मुसलमान करने की कोशिश किए थे, झारखंड की जनता ने उनको नकार दिया था। आपको पता होगा झारखंड में उनको पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था, अब पूरा कमान मोदी सरकार ने सौंपा था उनको, झारखंड में गई सरकार, लेकिन वहाँ के हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी भाइयों ने मिल करके उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और जमाना जब हुआ वहाँ भाजपा का। वही हाल आसाम में लोग सर्वे करा चुके हैं, सर्वे में जो आया है कि आसाम में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जैसे हिंदू मुसलमान करेंगे, सिख ईसाई करेंगे, भेदभाव पैदा करके अपना वोट लेने का काम करेंगे। और यदि एक भाई साहब बैठे हुए थे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कुछ मुसलमानों ने कुर्बानी दिया है। मैं कहना चाहता हूँ देश का जो मुसलमान है, जब देश में आन बान शान की लड़ाई हुई है, मुसलमान 2 तरीके चल दिया है। सूफिया कुरैशी को भूल कर सूफिया कुरैशी ने भी पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तानी फौजों को मारने का काम किया था, एयरबस उड़ाने का काम किया था। इन लोग सिर्फ इनकी जमीन खिसक चुकी है। अभी तो बैसाखी में सरकार चल रही है मोदी जी की, आने वाला समय जब आएगा तो मोदी जी का प्रवेश चौधरी जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवेश जी 40 का बात करते थे, अभी 240 मिनट के हैं, अभी 100 में भी आप तक लीजिएगा। सानिया जी, मैं कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है प्रवेश जी, और मैं बताना कैसे हो सकता है? लोग हैं, अगर हम हिंदू हित की बात कर रहे हैं तो टारगेट करना कैसे हो सकता है? इस देश की फिरोज जी जरा बात सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं प्रवेश चौधरी जी। प्रवेश चौधरी, इस देश की मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी रहती है, मुसलमानों की बात करती है, मुसलमानों के तमाम त्योहारों के लिए, सेलिब्रेशन के लिए तमाम तरह के ट्वीट्स होते हैं, तमाम तरह की व्यवस्था होती है। लेकिन आप क्या हिंदू समाज के लिए जो सबसे बड़ी आबादी है देश की, क्या उसके लिए बात नहीं कर सकते क्या? तो उसकी बात करना नैना जी, मुसलमानों को टारगेट करना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये इससे बचना चाहिए, इस शब्द से टारगेट नहीं किया जा रहा। टारगेट ना करके हिंदू समाज के सामने जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उन समस्याओं से हिंदू समाज को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। उसमें गलत क्या है? क्या ऐसा हो नहीं रहा? क्या कोसोवो को भूल जाए क्या? दुनिया में 2-3 कंट्रीज ऐसी हैं, कोसोवो है, कोबिडिवोरा है, और दक्षिण अफ्रीका की कई कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज के अंदर इस्लाम गया और वहां की क्या डेमोग्राफी हो गई है आपको पता है? सारी कंट्रीज के अंदर क्या स्थिति हो गई है? आप इसे उठाकर देखिए, मेरा बहुत बड़ा आर्टिकल इसके ऊपर मैंने लिखा है, तो पढ़ के देखिए। एक एक कंट्री में डेमोग्राफी बदली गई, उसके बाद दारुल इस्लाम को लाया गया, वहां का शासक बदला गया,
और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर अंबेडकर ने 20s में जाकर कहा है। 20s में जाकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस्लाम अपने स्वभाव में विस्तारवादी है। हमको उसका डर है, हमको उसका डर है कि कहीं ये जो नहीं, ये हालांकि सिर्फ इसी इलाके में नहीं, मौजूदा स्थिति में तो पूरी दुनिया में ये एक अलग एक बड़ी चर्चा हो रही है। लंदन जैसे जो देश है, बड़े देश, वहां पर भी लगातार इसी तरह से दबदबा जब बढ़ता है तो वहां पर तो सड़कों पर संग्राम है। फ्रांस में इस बात को लेकर सड़कों पर संग्राम है, लगातार यही बात की जाती है। अमेरिका में कितनी सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये इनके लिए कारण क्या है, दिस इज द क्लोज कॉन्सेप्ट। इस्लाम इज ए क्लोज कॉन्सेप्ट। इस्लाम जो है एक क्लोज को बोलेंगे कि बंद निकाय की तरह है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंबेडकर कह रहे हैं, जिसमें एक तरह की पूजा पद्धति, एक तरह का विश्वास, एक तरह का भगवान, इसी को लेकर के इस्लाम है। तो ये समस्या नहीं है किसी देश के लिए। आपने कहा कि आप कह रहे हैं कि भाई देश में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, असम में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता और संग्राम चल रहा है। लंदन में तो लोग सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं कि भाई हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। देखते देखते जहां पर पहले 15% की आबादी थी, अब वो बढ़ते बढ़ते 50% तक पहुंच गई। हाँ नैना जी, देखिए आपने का सवाल बड़ा वाजिब है, तो मुझे नेपाल याद आ जाता है। नेपाल में क्या हुआ था अभी, पूरे दुनिया ने देखा नेपाल के अंदर, वहां कोई मुस्लिम समुदाय का तो वहां पर कोई डेमोग्राफी चेंज वाला मैटर तो नहीं था। नेपाल के अंदर क्या हुआ, लेकिन यहां पर मैं फिर वही कहता हूं जिस तरीके से अभी परवेश चौधरी जी ने कहा कि हिंदुओं की बात करेंगे। भाई हिंदुओं की तो बात कीजिए, आप कीजिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को भारत से खतरा है, तो भाई हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। भाई आप लोगों की वजह से पूरे देश को खतरा, क्योंकि आप लोग देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं। भाई हम तो अपने हिंदू भाइयों को अपने गले लगाते हैं, हिंदू भाइयों के सारे फेस्टिवलों में हम शामिल होते हैं, हमारे फेस्टिवलों में हिंदू भाई शामिल होते हैं। लेकिन यहां पर ये तो एक वीडियो में जिस तरीके से मुसलमान को मीट काटते हुए दिखाया गया, भाई मैं आपको सैकड़ों वीडियो दिखा दूंगा जहां पर गैर मुस्लिम भी इसी तरीके का कर रहा, लेकिन यहां पर सिर्फ एक मुसलमान को आपने ये दिखा दिया कि वो मीट काट रहा है, और फिर वहां जहां जहां वो घूम रहा है उसको आपने दिखा दिया कि यहां यहां मुसलमानों का कब्जा, स्टेडियम के अंदर भी आपने दिखा दे। आप आखिर भारत के अंदर दिखाना वो क्या चाहते हैं? डेमोग्राफी का जिक्र एक तरह से कर रहे हैं कि डेमोग्राफी इस तरह से बदल रही है। हाँ। मैं आपको एक और बात बता दूं, दरअसल प्रवेश चौधरी जी भी जो बात कह रहे थे, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी मौजूदा स्थिति में, पहले आपने कहा कि भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, असम में टारगेट किया जा रहा है, हिंदुस्तान में टारगेट किया जा रहा है, जहां जहां पर सवाल खड़े होते हैं बदलती डेमोग्राफी को लेकर आपने कहा टारगेट किया जा रहा है। लंदन का मैंने जिक्र किया, लेबनान की एक रिपोर्ट बताती है कि भाई यहां पर तो डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई, जहां पर बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम थे वो बहुसंख्यक हो चुके हैं। अभी मान के चलिए वहां पर 80 से 90% इलाकों में बड़ी संख्या में जो बहुसंख्यक आबादी है वो मुस्लिमों की मानी जाती है, इस्लामिक मानी जाती है। तो ये बदलती डेमोग्राफी तो चिंता का विषय, वहां पे कौन टारगेट कर रहा है अब आपको? हाँ देखिए, मैंने इसीलिए कहा था, देखिए नैना जी जिस तरीके की आपने सारे देशों की बात बताती, तो भाई उन देशों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई भारत के अंदर भारत का संविधान है। अभी यहाँ पर 4 बच्चों की बात करने वाले कौन थे, और जबकि कहते हैं कि मुसलमानों के 40-40 बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ तो 4 बच्चों की अभी डिमांड होने चालू हो गई है। तो भाई आखिर देश के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट करेंगे? भाई 4 बच्चों की बातें आप कर रहे हैं, भाई हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि 1 बच्चा या 2 बच्चे, आप 4 बच्चों के बह का माहौल बनाकर पूरे देश के अंदर जिस तरीके की डेमोग्राफी चेंज करने वाली बात करते हैं, यहां तो भाई मुसलमानों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ना के बराबर है। क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कुछ मुसलमानों ने देश में आजादी में हिस्सा लिया। अरे भाई भारत के हर मुसलमान ने देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन मुसलमान कभी माफी वीर नहीं बना। मुसलमानों ने ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पर टिकाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, कभी माफी नहीं मांगी मुसलमान ने। और जलियांवाला बाग तो आपको याद है ना, जहां हमारे सीनों पे गोलियों के निशान थे। भाई ये है हम लोगों का इतिहास। और दूसरी बात मैं कहता हूं नैना जी, देखिए डेमोग्राफी कहीं चेंज नहीं हुई, डेमोग्राफी सिर्फ चेंज हो रही है इनकी सोच में, इनके प्रोपेगेंडे में। सिर्फ डेमोग्राफी यह चेंज हो रही है कि एक नैरेटिव किस तरीके से भारत के अंदर सेट कर रहे हैं, किस तरीके से मुसलमानों को दिखा रहे हैं कि उनकी तादाद बढ़ रही है। वहां डेमोग्राफी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट की बात है। भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं जमीनी स्तर पे कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, इसीलिए डेमोग्राफी चेंज होना शो किया जा रहा है। देखिए ऐसा है नैना जी, मैं बता दूं, हाजी जी जो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ रहे हैं, इनको चाइना में होना चाहिए था, इनको घंघरा पहना देगा सब चाइना वाला।
ये इस भारत देश में है कि इस तरह से आप गला जी फाड़ के अल्लाह जो का बोल शुक्र रहे है। हैं, सुन लीजिए, मैं भारत के इस पाक सरजमी पे पैदा हुआ, उनसे अल्लाह डेमोक्रेसी और इस नहीं भारत के चलता पाक है। सरजमी पे जब सुनिए, दफन हो जाऊंगा, जब चुप इस दुनिया से रुखसत होऊंगा। पहले अरे बात हम सुनो। लोग तो चाइना को अपने पैरों के नोक पहले पे बात रखते हैं सुनो यार। भाई, हम चाइना को अपने पैरों के सुनो। नोक पे रखते हैं, नोक पे हम लोग रखते चाइना हो, को उसका गले नहीं गुलाम लगाते। हो गया लेकिन आप पाकिस्तान। सिर्फ बात करते हो। चाइना की जिस तरीके में तुम लोग मुसलमानों की गुलाम बात हो। कर रहे हैं भाई, भारत के चाइना का मुसलमानों की गुलाम बात हो कीजिए, गया तुम लोग। आपसे ठीक है। पूछते भारत की, हुए हो। आप पहुंच जाते पाकिस्तान बात में, करते हो। आपसे पूछते अरे मेरी भारत के सुनो। मुसलमानों की, यार, आप इसको पहुंच जाते लेकिन- चाइना में। लेकिन ये भाई नाजिम ये खान क्या जी, चल रहा है? लेकिन नाजिम खान जी, जब मैं बात यहाँ की करती हूँ या बदलती डेमोग्राफी की बात करती हूँ, वो तो पूरी दुनिया की डेमोग्राफी चेंज हो रही है ना। ये तो ब्रिटेन भी चिंता जाहिर कर रहा है। लेबनान जो कभी मुस्लिम बहुल नहीं माना जाता था इलाका, वो वहाँ पर अब पूरी तरह से मुस्लिम आबादी इससे पूरा घिरा हुआ है। दुनिया के कई ऐसे इलाकों में यही चिंता चल रही है, सड़कों पर संघर्ष चल रहा है। बहरहाल भूपेंद्र यादव जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। भूपेंद्र जी, बता दूं, ये कंबोडिया में जो गया था राहुल गांधी जी अभी जाकिर नाइक से मिलने, वहां इतने हिंदुओं को कत्ल किया गया कंबोडिया के अंदर में कि वहां का हिंदू अब प्लान करके भाग गए। ये कंबोडिया की बात है। ये लोग इतिहास जानते हैं, ये लोग साजिश करके इस देश को भी डीप स्टेट बनाने का ये लोग जो है ना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हम जो है ना इसको भाई घेरे, डेमोग्राफी को चेंज करें। अभी देखिए नैना जी, मैं बता दूं, बिहार का मात्र 4 जिला, आप चले जाइए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जिस दिन ताजिया पूछते हैं उसी दिन मुसलमान भाई जो है ना जाके 4 को जादू को काट देता है। ये लोग जाके ऐसी निकालता है जिस दिन ताजिया। और उधर जो है ना ये लोग बिहार में इतना वर्चस्व काम कर लिया। ये बगल में फुलवारी है, एक मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उस मिनी पाकिस्तान में सिर्फ लालू प्रसाद के परिवार को जा सकता है, बाकी कोई नहीं जा सकता है। नाना जी, ये सिचुएशन है, ये पटना के अंदर में मैं बता रहा हूँ। ये क्या बात करेंगे? ये पूरे देश को डेमोग्राफी को चेंज कराने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करके ये लोग जो है ना देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और हम लोग यदि सही बात को उठा रहे हैं देश के अंदर में, हम लोग 130 करोड़ सेनानियों का क्या अधिकार है? भूपेंद्र जी, मिनी पाकिस्तान का जिक्र तो उत्तर प्रदेश के एक इलाके को लेकर भी हो रहा है और लगातार हम देख रहे हैं उस पर सियासत भी हो रही है, लेकिन हाजी नाजिम जी उस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। इनकी तो डेमोग्राफी किसी तरह चेंज करना, गांधी जी के साथ टोपी पहन करके, लालू प्रसाद जैसे लोगों को टोपी पहन करके, ये लोग टोपी पहनने वाले लोग हैं। अरे लेकिन भूपेंद्र जी, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो सीएए और एनआरसी लागू करने की बात हुई ना। सबसे पहले तो असम में ही विरोध शुरू हुआ। नैना जी, ये लोग ऐसे ही लोग विरोध करते हैं, लेकिन इन लोगों को विरोध नहीं चलेगा, इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय ठीक है हाजी नाजिम जी, आपने कहा कि भाई ये मौजूदा ग्राउंड पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये लोगों के दिमाग में है, आपने इसे बीजेपी का एजेंडा बता दिया। तो उसी जब असम में सीएए एनआरसी लागू करने की बात होती है, जैसे ही वहां पर एक्टिव होती है, तो सबसे पहला जो विरोध प्रदर्शन नजर आता है वो असम से ही शुरू होता है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई बदलाव नहीं है, तो फिर सीएए एनआरसी से क्या आपत्ति है? फिर तो होनी नहीं चाहिए थी। हाँ देखिए, यहाँ पर जब सीएए एनआरसी की बात होती है तो हम सीधी सी एक बात कहते हैं, भाई आप नागरिकता दीजिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप नागरिकता ना लेकर नागरिकता छीनने की बात करेंगे तो यहाँ पर आपत्ति होती है। भाई आप कहते हैं कि पाकिस्तान, सुन लीजिए, हाँ सुन तो लीजिए, जो नागरिक होगा उसके पास में दस्तावेज होंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो उसे होगी जो 31% जिसकी आबादी दिखाई है ना अभी हमने, जो बंगाली भाषा जो मुस्लिम हैं जिनके 31% है। असम में तो असम का जो मुख्य बाशिंदा है वो 3% है। हाँ, उनको आपत्ति नजर नहीं आती। हाँ नैना जी, अब ये बता दीजिए, जब बांग्ला भाषा बोलने वाले अगर बांग्ला भाषा नहीं बोलेंगे तो कौन सी भाषा बोलेंगे? बंगाल की बांग्ला भाषा तो वो तो भाषा बोली जाएगी, क्या बंगाल की भाषा को बांग्लादेश की भाषा से जोड़ दिया जाएगा? यही तो एक नैरेटिव है देश के अंदर कि भाई मान के चलिए श्रीलंका के अंदर एक भाषा बोली जाती है, हमारे तमिल भाषा वो बोली जाती है, तो तमिल भाषा को क्या श्रीलंका की भाषा मान लेंगे? इस तरीके का तर्क क्या है? एनआरसी का विरोध नहीं होना चाहिए था ना। हाँ सुन तो लीजिए, देखिए मैंने क्या कहा, सीएए के बाद फिर एनआरसी की बात करी, तो मैंने कहा यहां पर आप कह रहे कि पाकिस्तान में जो हिंदू भाई हैं वो पीड़ित है, इसलिए हम यहां लेकर आए, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू भाई पीड़ित है वो लेकर आए, और यहां पर अफगानिस्तान की भी बात हुई। लेकिन उससे पहले भारत के अंदर इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने की भी बातें करी थी। तो भाई 11 साल के करीब हो गए, पहले 11 साल के अंदर आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था, 22 करोड़ नौकरियां तो दीजिए भाई, लेकर ये हमारे हिंदू भाई पीड़ितों को बचाइए। लेकिन उससे पहले आप यहां भारत के अंदर जो युवा को रोजगार की बात हुई है, पहले वो दीजिए।
तो इसीलिए सीएए एनआरसी का विरोध हो रहा है क्या? देखिए, हम लोग तो अपने भारतीय भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहे। हम अपने भारतीयों को सम्मान करते हैं क्योंकि हम इस अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हम लोगों का जो नाराजगी थी या हमने जो खुलकर विरोध किया था, यह किया था कि मुस्लिम समाज को नागरिकता नहीं दी जाएगी। भाई, आप बाकी 6 कम्युनिटियों को आप देख रहे हैं। भाई, आपको अदनान सामी जो पाकिस्तान से था वो तो आपको अच्छा लगा, आप उसे तो नागरिकता दे रहे हैं। और भाई, जो हसीना शेख प्रधानमंत्री थी उसे भारत के अंदर आप रख रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी भारत के अंदर मुसलमान है, जो 80 साल के अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं, भाई वो भारतीय मुसलमान आप लोगों को नहीं लग रहा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सिलेक्टिव अप्रोच हो गई। नाजिम खान जी तो ये कह रहे हैं नागरिकता को लेकर भी। जो इस देश का नागरिक है उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। उसके सारे कागजात भी होते हैं, सब कुछ होता है। आप कोई रिलीजन का है, आपके रिलीजन का है, इसलिए उसको नागरिकता, वो नागरिक मान लो तो भारत में तो चलेगा नहीं। उसकी पूजा पद्धति के आधार पर उसको कहने लगो कि साहब ये हमारा है। दुनिया के देशों से निकाले गए ना, इस्लाम के मानने वालों ने इस्लाम के लोगों को बाहर करा, उनको नहीं रखा। तो भारत कोई धर्मशाला नहीं है यहाँ जो मर्जी आए बाहर से आकर यहाँ रहने लगे, नहीं रहेगा यहाँ पर। जो यहाँ का है, यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करने का अधिकार उसका है और सरकार वो अधिकार उसको उपलब्ध कराए, सरकार का कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य यह नहीं है कि बांग्लादेश लेकिन से आए हुए प्रवेश लोगों चौधरी को जी, वहां पर मुझे लगता है शायद यही एक वजह है कि सरकार की तरफ से देश में एक अलग कानून को पहले प्रस्तावित किया गया था, फिर देश में एक बड़ा एक अलग कानून सीएए एनआरसी को लेकर ये कहा गया कि भाई ठीक है, जो लोग हैं उन्हें दस्तावेज अपने शो करने पड़ेंगे, और सबसे पहले असम में ही विरोध शुरू हुआ। तो फिर उस विरोध को किस रूप में समझा जाए? हाजी नाजिम जी कह रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, हाजी नाजिम को शायद पता नहीं है, आसाम के अंदर 80 के दशक में बड़ा मूवमेंट चला, आंसू ने चलाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उसमें साथ दिया। 80 से 90 के दशक में बड़ा आंदोलन चला घुसपैठ को लेकर के, और उस घुसपैठियों के कारण से स्थितियां बनी है ये। आज आप सोचिए ना नैना जी, 12 जिले असम के, आप उठा के देखिए आंकड़े, क्या स्थिति है उनके अंदर। पाकिस्तान के पक्ष में, फेवर में बातें करते हैं वहां की इस्लामिक एक पार्टी है, भारत में रह करके, भारत का खा करके, भारत की जमीन के सारे संसाधनों का उपयोग करके। 30 सेकंड देना। अजी, सबसे ज्यादा सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाला इस देश में इस्लामिक समाज है, मुस्लिम समाज है। और सरकार को असम में, देश में, असम में आप असम की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं असम क्या, संपूर्ण देश के अंदर भी आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, सबसे ज्यादा लाइन लगी होगी। पॉपुलेशन, एक परिवार में औसतन, सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, औसतन हिंदू के अंदर एक होगा पॉपुलेशन, औसत में निकालकर एक बच्चा। यहाँ 3 बच्चों का औसत होगा, 3 से 4 बच्चों का औसत होगा। और वो आप सोचिए 2050 तक क्या स्थिति होगी देश के अंदर। ठीक है, आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं हाजी नाजिम जी, आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको अपने बच्चों को काबिल बनाना है। हाजी नाजिम जी का रिएक्शन जान लेते हैं आपकी बात पे। परवेज जी, अभी आपने एक बात कही थी कि असम के संपूर्ण देश के अंदर, असम के संपूर्ण देश, जब भी नैना जी ने आपको टोका, लेकिन आपने अपनी बात को फिर कहा कि असम के संपूर्ण देश। भाई, देश तो एक है, लेकिन असम के संपूर्ण देश हम लोगों की समझ में नहीं आया। और रही बात यह कि, और सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए भाई, मैं आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2025 के बीच में भारत के अंदर कितने घुसपैठिए आई, उनका आंकड़ा बताइए, सार्वजनिक तो कीजिए कि 2014 से 2025 के बीच में कितने भारत के अंदर घुसपैठिए आए, और आए तो कहां से आए, जबकि हमारी सेना बड़ी मजबूत है, हम लोगों को बड़ा फक्र है। कहां से आए? उन्हें तो वापस भेजा जा रहा है ना। हाँ, कहां भेजा गया? अभी ये बताइए, नेपाल के रास्ते एक सीमा हैदर आ गई थी, अभी तक तो मुझे लगता है कि शायद वो भारत की सरजमी पे ही, अभी तक तो नहीं भेजा गया। तो भाई पहले भेजो तो सही उसे, वो घुसपैठिया है या नहीं। मुझे सिर्फ परवेज जी ये बताइए, क्या वो घुसपैठिया थी, है या नहीं? जवाब जान लेते, फिर ये जवाब भूपेंद्र जी। हाजी भाई, हाजी नाग, सुनिए, उसकी प्रक्रिया जो सरकार करती है, सरकार के पास सारी रिकॉर्ड होते हैं, सारा उसका तरीका होता है, वो सरकार का विषय है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भी वैध तरीके से भारत की भूमि पे नहीं आया है, उसको कोई अधिकार नहीं है, और वो वैधता के लिए अप्लाई भी नहीं करता, वैधता के लिए वो जाता भी नहीं है, क्योंकि वो इलीगल है। वो अवैध तरीके से भारत के अंदर प्रवेश करता है, अवैध तरीके से चीजें रह रहा है, यहाँ पर पूरा परिवार को लेके आता है, साथ में और लोगों को बुलाता रहता है। दिल्ली में 2.5 लाख 2 लाख लोग
अभी सारे आइडेंटिफाई हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही देश भर के अंदर आइडेंटिफाई होंगे। हम हमारे संसाधनों का प्रयोग हमारे देश का व्यक्ति करेगा, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, पर हमारे देश का होना चाहिए, हमारे मूल का होना चाहिए। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, अगर डेमोग्राफी चेंज हुई, हाजी नाजिम जी कह रहे हैं घुसपैठी का अगर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो घुसपैठी आए कहां से? उस घुसपैठियों को कंट्रोल करने का जिम्मा जो है वो तो केंद्र सरकार और तमाम सुरक्षा एजेंसीज के हाथों में है। देखिए नैना जी, मैं बता दूं, ये आजादी से जब से हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक, मैं आपको बता दूं कि 2090 से पहले का 1990 से पहले का 5 मिनिस्टर हुआ करते थे, एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान। 1990 से पहले 5 मिनिस्टर हुआ करते थे और हम लोगों को पूरे को अकबर और बाबर पढ़ाए गए। हमारे देश का जो वीर शिवाजी थे, हमारे देश के भगत सिंह थे, उनको नहीं पाठ्य पुस्तक में लाया गया। नैना जी, ये तुष्टिकरण की राजनीति करके तो इस बार आपने इस बार वो बैलेंस तो हो गया। 1990 में 5 थे, इस बार एक भी नहीं है। अब सुनिए, 2014 के बाद जब घुसपैठिए पर लगाम लगा है और एक देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा का बेटा, वीर बेटा सनातनी जब आया, तो सीए कानून जब लाया कि नहीं, तो अब इन लोगों में छटपटाहट बढ़ गया। रे भाई, ये नाजिम हाजी जो है, ये जो बोल रहे हैं टीवी चैनल पर साफ साफ गुड बात, यही लोग जो है ना, ये लोग इस तरह का कागज उपलब्ध कराता है पूरे बांग्लादेशी को, म्यांमार को, ये लोग बर्मा तक के लोगों को घुसपैठिए बना के रखे हुए। अब जाइए, ममता दीदी बैठी हुई है वेस्ट बंगाल के अंदर में, आप वहाँ मिनी पाकिस्तान बन गई है नैना जी। आप वहां से आइए, किशनगंज हमारा कटिहार पूर्णिया का जो क्षेत्र है, ये हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी इन लोगों को संरक्षण दे करके ये मिनी पाकिस्तान का रूप ले लिया है। और वहीं पर जो है नई टोपी पहन के जाते हैं कौन? ओबीसी आते हैं, लैंड करते हैं डायरेक्ट। वो डेमोग्राफी जहाँ चेंज हो गई है, उसी लैंड का जो है ना जिक्र करके कहते हैं कि हमको ठीक है हिस्सा दो और नहीं तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो वहां पर 5 विधायक इनका लड़ा था नैना जी, आपको मैं बता दूं, और 5 मुसलमान जीते थे। और सब लेकिन भूपेंद्र जी चुनाव के पहले अब मुझे लगता है कि जिस तरह से वीडियो शेयर किया गया उससे स्पष्ट हो जाता है कि अब चुनावी हलचल अभी से शुरू हो चुकी है 2026 में होने वाले चुनाव के पहले। लेकिन अब आपको लग रहा है, मैं आपसे सीधे ये जानना चाह रही हूँ कि 2026 में जो विधानसभा चुनाव होंगे असम में, तो क्या उसमें ये डेमोग्राफी का बड़ा मुद्दा रहने वाला है? अब एकदम रहेगा नैना जी। हम लोग एकदम बाहरी बंगाली को नहीं, बांग्लादेशी को नहीं रहने देंगे। जो हमारे देश के मुसलमान हैं, हमारे टैक्स का पैसा का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन जो बाहरी मुसलमान चाहेगा कि हम आकर के जो है ना यहाँ धर्मशाला की तरह रहें, तो हम लोग उनको नहीं रहने देंगे। ये कानून बन गया है, बहुत जल्द हम लोग इसका कमेटी कायम करके भारत सरकार इस पर जो है एक्शन लेने जा रही है। और देश से जितने भी बाहरी मुसलमान हैं उनको हम लोग बाहर करके ही दम लेंगे। हाँ नैना जी, देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जब ये एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे तो उनके इतिहास में सिर्फ और सिर्फ अकबर महान की बातें पढ़ाई गई थी और बाबर की। तो मैं तो आपसे कहता हूं कि आज 2014 से 2025 के बीच में आपके पास सुनहरी मौका। भाई पूरे भारत के सारे कॉलेजों में संविधान अनिवार्य कर दीजिए कि हर क्लास के अंदर संविधान पढ़ा जाएगा। भाई मैं तो समर्थन करता हूं कि हर भारत के स्कूल के अंदर संविधान पढ़ाया जाए और यह अनिवार्य होना चाहिए। डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी क्या? सुन लीजिए, मैंने देखिए संविधान की बात इसलिए करी क्योंकि हर किसी को संविधान के अंदर उनके राइट्स का पता चलेगा। लेकिन ये इन्होंने अभी क्या कहा कि देखिए अभी हम जो यहाँ पर एक डेमोग्राफी का मामला है उसको हम सेट करेंगे। जो अभी इन्होंने पश्चिम बंगाल की भी बात करी, इन्होंने ओवैसी साहब की भी बात करी। भाई ये ओवैसी साहब वही है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को जिस तरीके से उनके ठिकानों को उड़ाया था, तो वहां पर हमारे ओवैसी साहब ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और भारत जिंदाबाद के साथ यही ओवैसी साहब हैं जिन्होंने पूरी दुनिया
दुनिया के अंदर जिस तरीके से भारत के हित में बात करी, तो भी ये बता दीजिए इससे बड़ा देशभक्ति प्रमाण और कहां से हो सकता है। इसके साथ साथ नैना जी मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं नैना जी मैं एक चीज और कहना चाहूँ, भाई भाजपा के प्रवक्ता हैं आप, कब तक भारत के मुसलमानों को आप टारगेट करते रहेंगे? भाई भारत के इस सरजमीन में हमारे अपने बुजुर्गों का खून शामिल है, और आप लोग इस तरीके की बात करके देश के अंदर जो एक नफरत का एजेंडा फैलाना चाह रहे हैं, आप मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं, बंद कर दीजिए। इस तरीके का माहौल देश के अंदर नहीं होना चाहिए। आपने असदुद्दीन ओवैसी का एक लंबा चौड़ा तारीफों का पुल बांध दिया, लेकिन आप शायद उनका वो बयान भूल गए जब उन्होंने कहा था कि हमें कुछ देर के लिए यहाँ से सेना हटा दो, उसके बाद में क्या स्थिति होगी वो हम जरूर वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल फिरोज खान जी का मैं रुक कर लेती हूँ जल्दी से। फिरोज खान जी, आप चूंकि आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं, आपसे संपर्क और कंटिन्यू बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब 2026 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव है, उसके पहले जिस तरह से ये पूरा मुद्दा उठा है, आप ये मानते हैं बदलती डेमोग्राफी चुनाव को इंपैक्ट करेगी? ये चिंता भी है और ये मुद्दा भी असम चुनाव का बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अब नैना जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सभी की बात को सुन रहा था, जितने हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं चैनल पे, इंडिया के चैनल पे। मैं यही कह रहा, हेमंता विश्वा शर्मा जमीन खो चुके हैं। वो सर्वे कराए थे बीजेपी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हेमंत शर्मा जी, और ये लोग बीजेपी आसाम चुनाव हार चुकी है। ये बोखलाहट में पागलपंथी बोलिए, चाहे बोखलाहट में बोलिए, चाहे कुछ बोलिए, ये लोग अब हिंदू मुसलमान करके माहौल को बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अब आसाम की जनता जो है सब समझ चुकी है। हेमंता विश्वा शर्मा झारखंड गए थे प्रभारी बन के, चुनाव का पूरा प्रभारी, वहां की जनता ने इनको मुंह में कालिज पोत के वापस आसाम भेज दिया। और जब मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि मुसलमान को हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा, अरे इनके आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान पहले से था, है और रहेगा, और हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चॉइस किया कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन फिरोज खान जी, बदलता आंकड़ा, बदलती डेमोग्राफी और लगातार बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो रहे हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो रहे हैं, तो चिंता तो है। तो आप तो ये तो मानेंगे कि आंकड़ा बदला है, डेमोग्राफी चेंज हुई है? नैना जी जबरदस्ती किसी को किसी के ऊपर थोपने का जरूरत नहीं है। ये लोग जो है सस्ती लोग, जनता का काम करना नहीं है। आसाम में लोग परेशान हैं, वहाँ की जनता परेशान है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, खाना नहीं है, दाना नहीं है, पानी नहीं है। और असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता विश्वा शर्मा जी हैं, वो पहले कांग्रेस के गोद में बैठे हुए थे, मालूम है कि नहीं बीजेपी वालों को? वो कांग्रेस के गोद में बैठे हुए थे जब बीजेपी ने उनको पर आरोप लगाया ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये निकम्मा है, ये बेकार है, और ये भ्रष्टाचारी गोद में लाकर बैठा लिया। नहीं, लेकिन जो वीडियो आज पोस्ट किया गया, जो आज वीडियो पोस्ट किया गया, उसमें सीधे सीधे कांग्रेस की तस्वीर दिखाई गई, राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई, यानी कि कांग्रेस की तस्वीर दिखाई है। मैं रुक करूं प्रवेश चौधरी जी का, लेकिन भूपेंद्र जी आपकी बात पे कुछ रिएक्ट करें। फिरोज जी 30 सेकंड्स, फिर मैं प्रवेश जी का रुक करूं। सुनिए, ऐसा है नैना जी, मैं बता दूं कि ये जो हाजिम जी बोल रहे हैं कि संविधान पढ़ाया जाए, ये मदरसा हटा करके हम लोग का जैसे बच्चा पढ़ता है एक स्कूल में, एक संविधान, एक विधान, एक स्कूल, ये पढ़ाएंगे? पूछिए इनसे, यदि पढ़ाएंगे तो संविधान की पढ़ाई होगी और गीता की भी पढ़ाई होगी, कुरान की भी पढ़ाई होगी। सुनिए, अब रही बात, ये जो कांग्रेस के भाई जो बोल रहे हैं कि पूरे मुसलमान को भगाने का, पूरे मुसलमान की भगाने की बात किए हम, ये बांग्लादेशी मुसलमान को भगाने की बात किए हैं, म्यांमार के मुसलमान को भगाने की बात किए हैं। हम लोग डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देंगे। यदि देश तुम्हारा है तो डर कैसा, यदि देश तुम्हारा नहीं है तो घर कैसा। हम लोग का ये मिशन है मेरे भाई। ये कांग्रेस के प्रवक्ता तुष्टिकरण की राजनीति करके अब देश को कहां ले जाओगे रे भाई? इस देश को तो तुम इस्लामिक स्टेट बनाने के फिराक में है ये हो, हम लोग बनने नहीं देंगे। पूरा सनातनी जाग गया है। प्रवेश चौधरी जी, लेकिन एक बात जो फिरोज खान जी ने बात कही कि एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लगातार वहां पर पशमानदा मुसलमानों के साथ में मुलाकात करते हैं, चर्चा करते हैं, एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती है, और ये भी लगातार, हालांकि बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता तो उनकी तरफ से भी जाहिर की गई, दूसरी तरफ इस तरह के अगर वीडियो सामने आते हैं तो ये चुनावी मुद्दा नजर आ रहा है क्या? आपको ऐसा लगता है कि चुनाव के आने के पहले ये पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश की जा रही है? वाकई में इतनी चिंता का विषय है या फिर पॉलिटिकल एजेंडा है ये?
शर्मा का मानसिक प्रवेश जी, संतुलन खो प्रवेश बैठा जी। है। हमको मुसलमानों से समस्या नहीं है। जी। मुसलमान हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सहोदर हैं। हमको तकलीफ उनसे है जो भारत में रहते हैं और उस कट्टरवादी इस्लाम की जो विचार बाहर से आता है उसकी बात करते हैं। भारत के मुसलमान में और दुनिया के मुसलमान में मूलभूत अंतर यह है कि भारत का मुसलमान पूर्व का हिंदू है और अब का मुसलमान है। झूठ बोलते हैं आप। उसका एक एक व्यक्ति जो है वो मतांतरित होकर के वो एक पूजा पद्धति में आ गया है। ये बेसिक डिफरेंस है। इसलिए जो वो मुसलमान है, हाजिम नाजिम जो है उसका पूर्वज भी राम है, बाबा आदम फिरोज खान के भी पूर्वज राम है। बाबा हम एक पूर्वज की संतान है। यही पूज्य सरसंघ चालक जी ने हमेशा कहा है और यही बात हम कहते हैं। इसलिए हमारा कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमें तब होती है जब हम घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं और ये इस्लाम को लेकर चले आते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनका रिलीजन क्यों देख रहे हो? जो घुसपैठिए हैं वो हमारे देश में नहीं रहने चाहिए। आपकी बात को गलत और झूठा कह रहे हैं हाजी नाजिम जी। आपके इस फैक्ट को वो गलत साबित कर रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। हाँ, अब मैं 30 सेकंड देना मुझे पे। नैना जी देखिए, अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान के शरीर के अंदर भारतीय खून दौड़ता है, बाबा आदम अलैहिस्सलाम का खून दौड़ता है। मैं बाबा आदम अलैहिस्सलाम जो है हमारे पूर्वज हैं, और देखिए हम लोगों को बड़ा फक्र है कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद है, उन्हीं का खून हमारी नसों में दौड़ रहा है। और रही बात ये, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा आप चौधरी साहब चलाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई बंद कर दीजिए। भाई हम तो असली मुसलमान हैं या नकली मुसलमान है, इस तरीके का भ्रम आप लोग मत फैलाइए। भाई पूरी दुनिया के अंदर जिसने भी पढ़ा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई वो सारी दुनिया का मुसलमान एक है, क्योंकि हमारा अल्लाह एक, हमारा नबी एक, हमारा कुरान एक, भाई सारी चीजें तो एक है। और मैं तो देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं नैना जी, मैं तो भारत के इस पाक सरजमी पे पैदा हुआ, इससे बड़े फकर की बात मेरे लिए कोई हो नहीं सकती। लेकिन अगर भारत के मुसलमानों को अगर ये कह दिया जाए कि आप पाकिस्तान जाइए, तो भाई हम आपको बता दीजिए, हमारे तो बुजुर्गों ने जिन्ना को लात मार दी थी और इस भारत को चुना, गांधी जी के मुल्क को चुना। अल्लाह का शुक्र है हमारे बुजुर्गों ने बिल्कुल सही फैसला लिया था, तो मैं बड़ा फक्र करता हूं अपने बुजुर्गों पर। लास्ट रिएक्शन प्रवेश जी, आप कुछ रिएक्ट कर रहे हैं? नैना जी इनको बताइए, अपने पूर्वजों से पूछे जो पाकिस्तान गए, उन पाकिस्तान के मुसलमानों ने उनको मुहाजिर कह दिया और आज भी उनको स्वीकार नहीं किया। ये इस्लाम की बात कर रहे हैं। अरे भैया काय के लिए कंफ्यूज हो? ठीक है, फिरोज ये खान जी। सावरकर ने भी कहा और तमाम लोगों ने कहा कि यहाँ का मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से अलग है। जब आप अरब में हज करने जाते हो तो आपको हिंदुस्तानी कहा जाता है, हिंदू देश से आए ऐसा कहा जाता है। दुनिया में हिंदुस्तान का मुसलमान जब जाता है कहीं तो उसको हिंदू कहा जाता है। आपकी पहचान ठीक है, फिरोज खान जी। आप अलग नहीं हो सकते यहाँ उससे। आप गलत कर रहे हैं भाई, नेशनलिटी तो हर आप किसी की जाइए ना। होती है, हर देश की आप नेशनलिटी पाकिस्तानी होती है। मुसलमानों भाई को मैं पूछिए हज ना, करने के लिए क्या गया, स्थिति मेरी है नेशनलिटी आपकी? भारतीय से आप पहचान हुई, मुहाजिर हैं। तो अगर अमेरिका का कोई भारत में आएगा तो आप उसकी नेशनलिटी पाकिस्तान अमेरिका के से होगी। मुहाजिर हैं। इस तरीके का तर्क मत दीजिए, आप मुसलमान झूठ नहीं बोलते है। हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके ये झूठ बिल्कुल गलत है। देश अरे को आप तोड़ने की पढ़िए बात ना। मत कीजिए, ठीक है, देश को ठीक है। हाजी नाजिम खान की तरह जोड़ने की बात कीजिए। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि बदलती डेमोग्राफी चिंता का विषय है, ना सिर्फ असम के लिए बल्कि पूरी दुनिया में सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन बार बार इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन असम में जारी किया गया बीजेपी की तरफ से ये वीडियो फिलहाल एक नए चर्चा को बहस दे चुका है। चुनाव के पहले आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।